हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर में 2023 में जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो लोग भी देने वाले हैं उनके लिए, इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक फ्रेंड्स देखिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से 12 से 13 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार डीएलएड 2024 एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर में यानी कि 2023 में जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, सभी का पेपर मेरे पास उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पेपर वाइज, शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को कवर भी करवा दूंगा। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर में 2023 में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी शिफ्ट के साइंस के प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटा का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स को मैं आपको कवर करवा दूंगा। सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष 2023 में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। देखिए, पहला प्रश्न है कि क्रिप्टो गेम है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, क्रिप्टो गेम का अर्थ क्या होता है, तो क्रिप्टो गेम शब्द का अर्थ है अदृश्य प्रजनन, और इसका अभिप्राय यह है कि क्रिप्टो गेम किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं। क्रिप्टो गेम बिना बीज वाले पौधे हैं और इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसके कारण यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। और अगर हम बात करें क्रिप्टो गेम के सबसे प्रसिद्ध समूह का, तो ये शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न हैं। याद रखिएगा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया, तो उत्तराखंड में खोला गया। फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना बीज वाले पौधे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो देखिए आनुवंशिकता का जनक जो है ये ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है और उन्होंने अपने रिसर्च के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। मटर के पौधे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चार्ल्स डार्विन के भी बारे में जान लीजिए। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले विकासवाद का विचार दिया था और इनको जो है विकासवाद का जनक माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इससे भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है। अच्छा, रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा। इसी प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट को मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है। अष्टक का नियम, चलिए बताइए। देखिए, अष्टक का सिद्धांत जो है यह कैल्शियम तत्व पर लागू पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम दिया गया है। देखिए 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स का नाम याद रखिएगा। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्कालीन ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और फ्रेंड्स थोरियम पर समाप्त हुआ जो कि 56वां तत्व था।
और उन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं और उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किया, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा और इसलिए इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले साल बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ओजोन परत के छिद्र होने के कारण मानव शरीर का त्वचा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले पराबैंगनी विकिरण को रोक करके हमारी रक्षा करती है। और देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है यह जिम्मेदार है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ध्यान रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। देखिए यहाँ पैक्टिन भी दिया गया है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए यह एलिमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि यह कौन सा तत्व है, सोडियम है। ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या जो दिया गया है यह आपका 23 दिया गया है और यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर जो है 11 है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए 22 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो 1 मिनट 12 हो जाएगा, 22 नहीं 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। पदार्थ का वर्गीकरण जो है किस आधार पर होता है, तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक और रासायनिक गुणों पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पाइरूट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। यह क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वायवीय श्वसन के दौरान, जो वायवीय श्वसन है इसके दौरान पाइरूट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूट का विखंडन होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए ये जी है क्या, जी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो जी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। यानी जी जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है यानी कि जी का मान स्थान या समय के साथ नहीं बदलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जी का मान चंद्रमा पर जो होगा यह कैसा होगा, तो फ्रेंड्स यह जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर ही चंद्रमा पर भी होगा, यानी कि 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6.67 गुना 10 के पावर -11 और यूनिट याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका वैल्यू जी का। ठीक है, कैपिटल जी का। क्लियर ना। चलिए, और चंद्रमा पर निकाय का भार जो होता है पृथ्वी के भार का 1/6 है, ये पहले से भी आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं आप 1/6 पर लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका पृथ्वी पर इसके मान का बराबर होगा। चलिए उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है यह किया था किसने, तो फ्रेंड्स यह किया था किसने बताइए, फैराडे ने किया था। तो फैराडे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर यानी कि जनित्र कार्य करता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, कौन सा जीवाश्म ऊर्जा इसमें से, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो कोयला जो है यह एक जीवाश्म ऊर्जा है।
कोयला उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर लाखों वर्ष से दबे मृत पेड़ पौधे के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज़ों में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है? एक मृत यांत्रिक उत्तक जो है, इसमें से किसको माना जा सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, एस्केलेरेन्काइमा पादप का एक सरल अस्थायी उत्तक है और इसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, इसमें जीव द्रव्य नहीं होते हैं एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। किसके जमाव के कारण? तो याद रखिएगा, लिग्निन के जमाव के कारण जो होती है इसकी जो आपकी भित्ति होती है वो मोटी होती है। और यह उत्तक जो है, यानी कि कौन? एस्केलेरेन्काइमा। एस्केलेरेन्काइमा जो है फ्रेंड्स, एस्केलेरेन्काइमा जो होती है, ध्यान रखिएगा, यह उत्तक पौधे के यांत्रिक शक्ति को प्रदान करता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा जो दिया गया है, यह क्या है? एक सरल अस्थायी उत्तक है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं इनकी जीवित होती हैं। तो मृत पूछा गया है तो एस्केलेरेन्काइमा होगा, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है वो जीवित होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर से किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बस की चाल 10 सेकंड में, टाइम दे रखा है कितना? 10 सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर घंटा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, यानी कि टी इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए, 36 और 72 है। तो सबसे पहले आपको पता है ना कि आपका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है ए इक्वल टू। ठीक है ना, v माइनस यू, पहले ही इसको घटा लीजिए, 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा। किलोमीटर घंटा, इसको मीटर में बदल देंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे। तो 18 दूना 36, यानी कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v माइनस यू हमने निकाल लिया कितना? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी हमारा 10 सेकंड है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताइएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स रेटिना की, तो अगर हम रेटिना की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? देखिए, प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संशोधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह तय करे कि तस्वीर क्या है। ठीक है ना। और देखिए, आँख की रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं और यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, तब हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विद्युत सिग्नल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। अच्छा, ये क्रेब्स चक्र जो होता है ये होता कहाँ पर है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यह कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और फ्रेंड्स, यह जो है एटीपी संश्लेषण करता है किसका? तो NADH का। NADH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको भी याद रखेंगे, निकोटानामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो वह तत्व जो है X क्या है? तो जब लाल को नीला करेगा तो वह क्या है? क्षारीय है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि यह क्षारीय ऑक्साइड है और सिर्फ धातु ही क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका धातु। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप।
अगला प्रश्न, किसानों द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? देखिए, किसानों द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो देखिए, किसानों द्वारा फसल चक्र का उपयोग मृदा उर्वरता की वृद्धि हेतु किया जाता है। और जब मृदा की उर्वरता बढ़ती है तो इसके बढ़ने से भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात में भी वृद्धि होती है। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, मृदा की उर्वरता होगा, मेन इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और जब उर्वरता बढ़ेगी तो मृदा में कार्बनिक और नाइट्रोजनिक यानी कि कार्बनिक और नाइट्रोजनिक तत्वों में इसकी वृद्धि होती है, लेकिन मेन कारण मृदा उर्वरता ही होगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण जो होती है, यह आपका प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर हवा ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है। देखिए, जब ध्वनि वायु से जल में गमन करती है तो क्या स्थिर रहता है? ये प्रश्न बनता है। जब ध्वनि वायु से जल में गमन करती है तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति ये स्थिर रहता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि अगर हवा ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? हवा यदि ध्वनि संचरण की विपरीत दिशा में है तो ध्वनि का वेग घटेगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो घटेगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण का इसमें से प्रमुख कारण औद्योगिक कचरा है, जो चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन उद्योगों द्वारा निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित कर देने से होता है। तो यहाँ पर आपका औद्योगिक कचरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? एकल झिल्ली से, ठीक है ना। देखिए, एक दोहरा झिल्ली युक्त जो होता है आवरण वाला जो कोशिकांग है वो कौन है, और एक एकल झिल्ली जो आवरण वाला कोशिकांग पूछा जाता है। तो यहाँ पर एकल झिल्ली पूछा गया है, तो यहाँ पर लाइजोजोम हो जाएगा। लाइजोजोम जो होता है यह एकल झिल्ली आवरण युक्त कोशिकांग होता है। और देखिए, बाकी जो यहाँ पर देख रहे हैं आपका, ये सारे दोहरा झिल्ली युक्त आवरण वाले कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लाइजोजोम, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, एजोला का किया जाता है। एजोला एक पानी पर तैरने वाला फर्न है और इसका उपयोग जैविक खाद और पशु आहार के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो एजोला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन फूल वाले पौधे यानी कि जो आपका एंजियोस्पर्म है उसका एक जटिल निषेचन तंत्र होता है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म दिया गया है, एंजियोस्पर्म यानी कि फूल वाले पौधे, ठीक है ना। और देखिए, दोहरा निषेचन की विशिष्ट लक्षण एंजियोस्पर्म में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दो संरचनाएं युग्मनज और भ्रूणपोष बनते हैं, याद रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है यह प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या दिया गया है और परमाणु संख्या को Z के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। किसी तत्व के लिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो स्मॉल g है इसका मान पूछा जा रहा है। इसका मान उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, यानी g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। g का मान ध्रुवीय नियतांक कैपिटल G, पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल M और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान से। चलो, उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चले, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी।
मेंडलीव। आवर्त सारणी का जनक इनको कहा जाता है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक अगर पूछा जाए तो हेनरी मोसले को कहा जाता है। लेकिन केवल अगर आवर्त सारणी का जनक पूछे तो दमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। और मेंडलीव के समय जो है 63 थी। कितनी? 63 ज्ञात तत्वों की संख्या थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुण धर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था। चलिए देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। एम मीटर आपको पता है, एम मीटर क्या मापता है? परिपथ में धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो आपने पढ़ा है पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है जो कि गैसीय अवस्था ही है, पर यह आयनित होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? बताइए। तो देखिए मेंडल ने F2 पीढ़ी के लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात 3:1 है। 3:1 इसको फिनोटाइप कहा जाता है, लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन ए। बिल्कुल बेसिक प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक ठीक है साइंस में तो बहुत ही आसानी से आप 20 में से 20 प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं, 20 में से आप 16-17 प्रश्न बना लेंगे। चलिए, कक्ष और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। ज्वारीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा पैरेनकाइमा के बीच पाई जाने वाली पादप का एक अस्थायी उत्तक है जो पौधों को हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन करने में सहायक होता है। यानी कि एरेनकाइमा जल में पाए जाने वाले पौधों को तैरने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करता है। ठीक है ना, तैरने में सहायक होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? पारा का जो अयस्क है इसमें से सीने बार है। पारा का अगर हम बात करें, परमाणु संख्या 80 होता है, सिंबल इसका Hg होता है, ध्यान रखिएगा। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या हैं? तो श्वसन, पोषण, प्रजनन, ये सब हैं। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली जो होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? नाइक्रोम की। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। देखिए भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर भार के विचार से पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयतनिक अनुपात, ठीक है, आयतनिक अनुपात, तो ये आयतनिक अनुपात के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो H2O होता है जल का, आयतनिक 2:1 होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, आयतनिक पूछेगा तो। बट यहाँ पर भार के हिसाब से तो H2O हाइड्रोजन का 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2×8 16, यानी कि 1:8 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पोषण जिसमें सजीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उससे कहते हैं, तो उसको होलोजोइक पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको होलोजोइक पोषण कहते हैं। ठीक है, होलोजोइक पोषण में एक जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है और फिर जीव की शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। तो ये आपका होलोजोइक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए मॉडर्न आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और मॉडर्न आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तत्वों का परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो लाल तार होता है वो लाइव वायर होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। उदासीन तार का रंग पूछा गया है तो काला होगा राइट आंसर। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑक्जेलिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। एसेटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोल्जी निकाय स्थानिक रूप में किससे संबंधित है? गोल्जी निकाय स्थानिक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, तो यहाँ पर देखिए ईआर दिया गया है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखिएगा। चलिए ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो देखिए ट्राइटियम जो है ना, यह हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक आपका प्रोटियम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटियम, प्रोटियम, एक आपका ड्यूटीरियम है, एक ड्यूटेरियम है, और तीसरा जो है आपका ये ट्राइटियम है। यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। देखिए उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो पौधे में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेसेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आवृत्ति का बेहतर वर्णन कौन सा इसमें से कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। देखिए तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का एसआई यूनिट जो होता है ये हर्ट्ज होता है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकलने में होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में। चलिए धंसा रंध्र वाला पौधा है, धंसा रंध्र वाला पौधा इसमें से नेरियम है, नेरियम कनेर, ध्यान रखिएगा। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा पूछा गया, न कि परसेंट में। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है कि लगभग 78.08% होती है। ठीक है ना। परसेंट में जब परसेंट हटाइएगा तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर भाग में आपका 0.7808 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? लेंस का पावर ऑफ लेंस जो होता है वो P = 1/f होता है। f क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप पावर ऑफ लेंस निकालिएगा फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लिखिएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में बदल लीजिएगा। ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बैक्टीरिया, काई, मॉस और कॉक में क्या आम है, मतलब इसमें सामान्य क्या है? तो बैक्टीरिया, काई यानी कि मॉस तथा कॉक तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तीनों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है ना। चलिए देखिए किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान देखिए T = 2 मिनट दिया गया, इसको सेकंड में बदल लीजिए तो 120 सेकंड हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर I यानी कि धारा जो है 1 एम्पियर दिया गया है, 1 एम्पियर दिया गया है। अब आपको आवेश पूछ रहा है तो Q = आपको पता है I × T होता है। I कितना है? तो 1 है, और T कितना है? तो 120 सेकंड है। तो यानी कि 120 कूलम जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिरका किसका विलयन है? सिरका यानी कि विनेगर, सिरका 5 से 8% एसेटिक एसिड का जलीय विलयन है। तो 5 से 8% एसेटिक एसिड का, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कल्पक्कम जो है ये प्रसिद्ध किसके लिए है? कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नाभिकीय ऊर्जा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण दिया रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। देखिए U = दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। टाइम यहाँ पर दे रहा है 2 सेकंड,
और यहाँ पर त्वरण भी दे रखा है A = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी आपसे पूछा जा रहा है। तो फार्मूला अगर आपको पता है V = क्या होता है, U + AT होता है। U यहाँ पर दे रखा है 20 प्लस A दे रखा है 4 और टाइम दे रखा है 2, तो गुना 2, तो 4 दूना 8 और प्लस 20 28 हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रखा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार, तो देखिए हैक्सले ने, किसने? हैक्सले ने 1963 में यह साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव है। जीव द्रव राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव वास्तव में हमारी कोशिका में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है और इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जीव द्रव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही इसमें से किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स यह माना जाता है CNG को। CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी का वर्तमान मान लगभग है, तो अभी मैंने जी का मान बताया था 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये नीचे से जब बटा में है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये वाला देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइम जल है, बताइएगा लाइम जल क्या है? लाइम जल क्या है? लाइम जल, तो लाइम जल चूने का पानी का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, और इसको जो है बुझा हुआ चूना या हाइड्रेट चूना भी कहा जाता है। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल के उपयोग में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसके कारण यह सबसे कम विक्षेपित होती है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विक्षेपण कम होगा, विचलन कम होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव उद्भव स्थान है? मानव का उद्भव स्थान, तो मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका को माना जाता है। तो अफ्रीका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो आपने पढ़ रखा है 0.03% होता है। तो ऑप्शन में तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत कम हो गया। चलिए याद रखिएगा 0.03%। विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? विटेकर ने 1969 में वर्गीकरण के लिए 5 मानदंड यानी कि 5 जगत का उपयोग किया था। इन 5 जगत का नाम याद रखिएगा। मोनेरा, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, मोनेरा, मोनेरा का बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आपका फंगी या फंजाई कहिए, फंगी, उसके बाद आपका प्लांटी और एनिमेलिया, और कौन? एनिमेलिया, ठीक है ना, एनिमेलिया। तो ये 5 जगत वर्गीकरण याद रखिएगा विटेकर का है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है क्या? सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता होती है खोपड़ी, सिर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पत्ती के किनारों के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो देखिए जब पौधे से वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी पत्तियों के किनारे नोक के विशेष छिद्र से स्रावित द्रव बूंदों के रूप में लटकने लगता है, इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का जो क्षय है उसको गुटेशन यानी कि बिंदु स्राव कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 3 प्रतिरोध यहाँ चित्र में दिख रहे हैं। ए और बी सिरे के बीच में आपसे जो है प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहले तो एक को आप श्रेणी क्रम में ले लीजिए। तो ये वाला इसको श्रेणी में ले लीजिए, तो R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको R3 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो ये 100 + 60 कितना हो जाएगा? 160 ओम हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 160 हो गया, तो अब ये क्रम समानांतर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समानांतर में होने के लिए आपका कितना हो जाएगा? ये वाला यानी कि 100 यहाँ पर 60 + 1/40 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम लेके तो लीजिएगा, तो 160 × 40 और 160 + 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 300 सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। 160 × 40 और यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल हो गया,
2/16, 8 और चौका 32, 32 ओम राइट आंसर होगा। देखिए 32 ओम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली जो है वो क्या कहलाती है? इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, ये चीज़ नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है? अभी अपने कल्पक्कम पढ़ा था, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है किसकी? तो यह किसकी प्रजाति है? तो यह सोयाबीन की प्रजाति है, सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार अभी मैंने बताया था आपको, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है और इसमें प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, यानी कि पराध्वनि तरंग का, ठीक है, पराध्वनि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि जेल मिश्रण है, जेल किसका मिश्रण है? जेल जो है यह द्रव और ठोस कोलाइड विलयन का मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जेल किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव और ठोस का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए टंगस्टन कितने डिग्री पर ताप पर पिघलता है? बहुत जगह आपको 3380 मिलेगा, बहुत जगह आपको 3400 भी मिलेगा, 3422 अप्रोक्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौटता है, बालक का औसत वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और जब फिर वापस चला आता है तो विस्थापन तो वैसे भी शून्य हो गया, विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो गया, उसी जगह पर आ गया, कुल विस्थापन 0 हो गया, यानी कि इसका वेग भी 0 ही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? इनमें से पूछा गया। वैसे सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो विकल्प के अनुसार लोहा जो होता है सबसे इसमें से सक्रिय है। इनमें से देखिए एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, एथेनोइक अम्ल यानी कि एसेटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। 5 से 8% मैंने अभी बताया भी था, आपका सिरका राइट आंसर होगा। नाम बस याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल, एसेटिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। चलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। और आपने गर्मी के दिनों में जो सुराही का पानी पिया होगा, ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण ही ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए M और 4m द्रव्यमान की दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का 4m है, समान गतिज ऊर्जा है उसमें, यानी कि तो उसमें वेग पूछा जा रहा है। अगर समान गतिज ऊर्जा है, कितना होता है? हाफ mv² होता है, दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी मास इसका कितना m है, इसका मास कितना है? 4m है। तो आपसे इसका v1 मान लीजिए, इसका v2 मान लीजिए, तो उनके वेग का अनुपात पूछ रहा है, तो v1 के स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? v1 का स्क्वायर बटा v2 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4m बटा कितना हो जाएगा? 4m बटा 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, अनुपात कितना? 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? 2:1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? जियोट्रोपिज्म पौधे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है, जिसके कारण जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और तने तथा पत्तियां ऊपर यानी कि आकाश की ओर बढ़ती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। एस मतलब सेकंड पर मिनट थोड़ी होगा, ये गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? बताइएगा जी का मान। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम ध्रुव पर होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पूछा गया अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यह ध्रुव पर होगा, ध्रुव राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कहीं कहीं आपको लिपिड मिलेगा, यहाँ फास्फोलिपिड दिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि बाहरी कान कहलाता है। बाहरी कान, अच्छा कान में एक हड्डी होती है स्टैप्स, स्टैप्स होती है। और देखिए स्टैप, इनकस और मैलियस, यहाँ मैं लिखता हूँ इनकस और मैलियस, ये 3 हड्डियाँ कान में पाई जाती है, मैलियस, ठीक है ना। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, तो 3 और 3 यानी कि दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और जो स्टेप्स जो है कान की हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। बाहरी कान क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है। जीन के वैकल्पिक रूप का नाम जो है वो एलील है। क्या है, एलील राइट आंसर हो जाएगा। एलील है, युग्म विकल्पी इसको कहा जाता है हिंदी में। एलील समान जीन का एक वैकल्पिक रूप है। एक ही जीन के कई रूप होते हैं जिन्हें हम लोग एलील कहते हैं, ठीक है ना। चलिए श्वसन है, श्वसन क्या है, श्वसन एक कैटाबोलिक की क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है एवं ऊर्जा विमुक्त होती है, तो कैटाबोलिक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राइबोसोम किस में बनते हैं, राइबोसोम कहाँ पर बनता है, राइबोसोम न्यूक्लियस में बनता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस राइट आंसर होगा। देखिए यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होती है क्या कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र एक समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है उसको समावयविक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको समावयविक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समस्थानिक आपको पता है, परमाणु संख्या समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है और नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनंत यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है और स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। डायनामो में, तो डायनामो मैंने बताया था आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह 5 जून के दिन मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम भी ध्यान रखिएगा, इसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, थीम पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ की तर्जनी फ्लेमिंग के, तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है इसका अनुसार अंगूठा जो है ये बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी पूछा गया है, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ध्यान रखिएगा। और मध्यमा जो है यह मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है इसका प्रयोग मोटरों के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसमें से अच्छा चालक की बात करते हैं तो शीशा हो जाएगा, बाकी सारे कुचालक हैं। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से पूछा गया है, तो मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है। उष्मायन अवधि जो होती है कालाजार, कालाजार जो होता है ये परजीवी से होता है, लिस्मैनिया डोड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको फायदा भी होगा। लिस्मैनिया, लिस्मैनिया डोनोवानी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह आपका होता है 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 4 महीना होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान दिया गया वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं कौन, तो आपको पता है लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है, लाइकेन और मॉस, ठीक है ना, लाइकेन और मॉस याद रखिएगा। चलिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। पीएच स्केल का रेंज 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 जिसका पीएच मान होता है वो वस्तु उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, खाने वाला नमक का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था किसने, इलुस्ट्रेट किसने किया था, तो ये
नील बोर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मोसले को। संकल्पना दिया था लेकिन इलुस्ट्रेट किया था नील बोर ने। ध्यान से, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो देखिए, गाड़ी का ओडोमीटर जो है यह वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो देखिए, एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है, ध्यान रखिएगा। परंतु इसमें आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन सभी मौजूद होते हैं। आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन, जैसे मैंने बताया ना, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, तो ये ब्यूटेन ही है। नॉर्मल, आइसो और प्रोपेन भी होता है, तो इनमें से सभी होगा। तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तरंग लंबाई का अगर एसआई यूनिट पूछे तो एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम को ऐसे डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जीवित जीवाश्म जो है साइकस पौधे, साइकस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसीलिए इनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है, साइकस। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहा जाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है, वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी से इसको डिनोट किया जाता है। लूसेंट का अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है ना, उसका साइंस वाला पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार बना लीजिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखिए, अगर बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर का उनका क्रम क्या होगा? चलिए बताइए। तो सबसे पहले तो आपका होगा मरकरी, ठीक है ना। मरकरी के बाद ऊपर आपका हो जाएगा कौन सा? पानी हो जाएगा, और तेल ऊपर तैरता रहता है, तेल सबसे ऊपर तैरेगा। तो मरकरी, पानी और तेल, मरकरी, पानी और तेल, मरकरी, पानी और तेल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जो अगर प्रभावित नहीं करता है वो आपका ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जो है प्रभावित नहीं करता है। ट्रांसपायरेशन की दर मुख्यतः हवा की गति, सूर्य की प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, एलिमेंट है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, पत्थर मिश्रण है। मार्बल क्या है? मार्बल यौगिक है। धवन सोडा क्या है? यौगिक है, ठीक है। धोने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें से ग्रेफाइट जो है यह एक तत्व है। चलिए, कार्बन का अप्रूफ है, इसीलिए तत्व है। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो एपिस मेलिपेरा, यह भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, यह यूरोपियन मधुमक्खी की एक प्रजाति है। एपिस मोलिपेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? पीएच मूल्य पूछा गया, मैंने बताया ना 7 होता है, ध्यान रखिएगा, पीएच मान शुद्ध पानी का 7 होता है। चलिए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, यह तार की सामग्री पर निर्भर करेगा, यानी कि तार की पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? देखिए, नाखून पॉलिश जो रिमूवर होता है उसमें एसीटोन होता है, उसमें एसीटोन होता है, ठीक है ना, एसीटोन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एसीटोन जो होता है यह पेट्रोल की तुलना में जल्दी वाष्पित हो जाता है, तो वाष्पीकरण की दर एसीटोन का ही सबसे ज़्यादा होगा। बहुत जगह आपको पेट्रोल मिलेगा, नहीं, एसीटोन का होगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे अधिक इसमें से अगर हम सक्रिय धातु की बात करते हैं तो यह रुबिडियम है। आरबी रुबिडियम इसको पढ़ा जाता है, रुबिडियम, ठीक है ना। यह सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? सक्रियता बढ़ती है, तो नीचे आपका रुबिडियम है, सक्रियता बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होता है, ठीक है ना। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद क्या है? अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस तथा झिल्ली से बंधे कोशिकीय जीव का अभाव होता है, और ये हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं,
और इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अतः इसका अनुसार हम बात करें तो विकल्प बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं। संवहनी बंडल बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम, जल का संवहन और भोजन का संवहन। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा। तो आधी ऊंचाई तक उस वस्तु में गति भी होगी और वह जमीन से आधी ऊंचाई पर h/2 मीटर ऊंचा भी होगा। अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगी, इसीलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। CaOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर दिया भी गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा जा रहा है, राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो क्या होगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए गैस के कण क्या होते हैं। गैस के कण जो हैं एक दूसरे से दूर होते हैं क्योंकि इसके कणों के बीच अंतराण्विक बल का जो होता है आकर्षण बहुत कमजोर होता है और इसीलिए स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से दूर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। ऑक्टेट का नियम जो है ये किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया ट्रायड का एक नियम है, ट्रायड का नियम किसने दिया था, डोब्राइनर ने दिया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तो आवृत्ति भी दे रखा है 1700 हर्ट्ज हो तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तरंग दैर्घ्य इक्वल टू C/F होता है। सी क्या है, तो सी ध्वनि का वेग है। ध्वनि का वेग यहाँ पर दे रखा है 340। ठीक है ना। और एफ जो है यहाँ पर देखिए आपका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपका दे रखा है 1700 हर्ट्ज। 1700 हर्ट्ज तो इसको देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 17 दूना 34, ऊपर 2 नीचे 10 है यानी कि 0.2 हो जाएगा आंसर। 0.2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया, तो इसको मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया। मोनेरा के अंतर्गत, याद रखिएगा मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण इसमें से प्रभावी है। तो देखिए मटर के फूलों का अक्षीय स्थिति एक प्रभावी लक्षण है। मटर के फूलों का अक्षीय स्थिति, फूलों का अक्षीय स्थिति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, देखिए यहाँ से प्रश्न बड़ा बन रहा है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स इसको पढ़िएगा, इसके बीच का अंतर संबंधित है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स बीच का अंतर केंद्रक है क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा। इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरण यानी कि उसका रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और बाकी जो है ये आपका अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल। चलिए ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है ये संबंधित किससे है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत उच्च ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाता है क्योंकि इन वृक्षों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र एक गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाती हैं, 2 से अधिक पूर्ण सेट, तो इनको पॉलीप्लाइड कहा जाता है। बहुगुणिता इसको कहा जाता है, बहुगुणिता।
बहुगुणिता हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में भी आप ध्यान रखिएगा, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लाइड कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। तो ये डीपीटी का टीका है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर डीपीटी का टीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड्स है। तो सिलिकॉन है, आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, अर्धचालक हैं ये। देखिए भूमंडलीय तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार। देखिए मुख्य रूप से वैसे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा CO2, ठीक है ना। देखिए निम्नांकित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे रखा है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया था। तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपका हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत में जनक माना जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। चलिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। न्यूलैंड्स का संबंध किससे है। तो इन्हें ना अष्टक का नियम दिया था, ऑक्टेट का नियम दिया था। चलिए उसके बाद देखिए किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक लाल रंग का होता है, और सबसे कम जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है, ये आप जानते भी हैं, ठीक है ना। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो शक्ति का वाट होता है, ठीक है, शक्ति का वाट होता है, ध्यान रखिएगा, वाट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए न्यूटन बल का होता है, जूल आपका कह सकते हैं ऊर्जा का या कार्य का। चलिए वोल्ट जो है आपका विभवांतर का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। निम्न में से कौन जैव अवधारित है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, कौन जैव अविधारित है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें से बात करें तो मल, पशुधन अवशिष्ट एवं मार्केट अवशिष्ट ये जैव अवधारित है, जबकि DDT जो होता है ये जैव अवधारित, हाँ ये जैव अवधारित है, ये जैव विदरित है। DDT जो होता है जैव अवधारित होता है, और मल, पशुधन और मार्केट अवशिष्ट ये जैव विधारित होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नांकित में से खाली स्थान दिया गया है में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। सबसे कम ऊर्जा किसका होता है, ठोस का होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो इसमें से आपका ठोस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु का हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा। तो आर्किमिडीज के अगर हम नियम के अनुसार बात करते हैं तो देखिए हटाए गए द्रव का वजन बराबर क्या होगा, वस्तु के वजन में आभासी कमी। तो 10 में से 8 यानी कि 2 न्यूटन आभासी कमी हो जाएगा, 2 न्यूटन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे। 2 8 यानी कि यह स्टेबल है, अक्रिय गैस यह आपका है, और अक्रिय गैस कहाँ है, तो आपका हीलियम, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टन, आर्गन ये सभी जो है आपका अक्रिय गैस है 18वें ग्रुप में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर, यह जो होता है आपका आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आर्द्रता संवाहक पर, यह गलत होगा, नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो उत्पन्न करने वाले विषाणु होते हैं, पोलियो वायरस से होता है, एकल स्ट्रैंड वाला RNA वायरस से, एकल स्ट्रैंड वाला RNA वायरस से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह वायवीय श्वसन का स्थल है, वायवीय श्वसन का। तो यहाँ पर देखिए कोशिकीय श्वसन का जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोबिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है ना। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। चलिए परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए किंगडम प्लांट यानी कि पादप जगत में शामिल होते हैं। तो पादप जगत में जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सबाल, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म सभी पादप होते हैं, ठीक है ना।
चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है, जिसके कारण जो है काला दिखाई देता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है इसमें से? विद्युत का अच्छा चालक इसमें से सबसे चांदी हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? अब देखिए यहाँ पर स्रोत उत्पत्ति मत, एक ही चीज रह गया, तो स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो इसको दो भाग में बांटा गया, जैविक और अजैविक संसाधन। और अगर हम बात करें स्रोत के आधार पर बांटा गया, स्रोत के आधार पर तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो दोनों का दो ही होगा, लेकिन एक उत्पत्ति के आधार पर और एक स्रोत के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो आपका कॉपर टी, कंडोम, डायफ्राम सभी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनपायी, तो एक तो आपका प्लेटिपस है, बतख बिल, और एक एक्डीना है। एक्डीना और प्लेटिपस याद रखिएगा, ये अंडा देने वाले स्तनपायी होते हैं। चलिए, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उसका जड़त्व जो है वह निर्भर किस पर करेगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। चलिए, उसके बाद देखिए अम्लराज क्या है? एक्वारेजिया जिसको कहा जाता है, तो ये आपका HNO3 प्लस 3HCl, यानी कि इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग HNO3 होता है। तो आपका सांद्र HCl और सांद्र HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ठीक है ना। चलिए, सोना को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन जीवाणु फलिया की जड़ों से संबद्ध है? तो ये राइबोजियम है, राइजोबियम। राइबोजियम नामक जीवाणु लेगुमिनस पौधे यानी कि दलहनी पौधे के जड़ में मौजूद होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट मृदा में प्रतिस्थापन करता है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है समीकरण और पूछ रहा है कि किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो है यह किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो लेड है, पीबी लेड, और के यानी कि जो पोटेशियम है, के और पोटेशियम, इसके बीच ऋणात्मक रेडिकलों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए ये जो है आपका द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन। चलिए, किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जो होती है किस वर्ग में होती है? तो कीट वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। किस वर्ग में है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, कीट वर्ग में जीवों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कीट वर्ग में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कीड़े दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग है, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग है। उसके बाद देखिएगा कि इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस होती है, क्यों? तो क्यों महसूस होती है? क्योंकि स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पा करके जल्दी वाष्पीकृत होता है। तो त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया गलत है, हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, ऑप्शन डी। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम पर मीटर यहाँ पर दिया गया है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो वह 1 न्यूटन है, ठीक है ना, 1 न्यूटन। यहाँ पर एक इस तरह से ये रहना चाहिए आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, केजी मीटर इस तरह से यहाँ लिखा रहेगा प्रश्न में, ये अब ठीक है। तो ये आपका न्यूटन होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, बल का ऐसा न्यूटन है, न्यूटन। दाब का पास्कल है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कोयलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। कोयलाइडी मिश्रण के कणों की माप जो होती है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। कोयलाइडी कणों का आकार विलियनों से बड़ा परंतु सस्पेंशन कणों से छोटा होता है, इसीलिए कोयलाइडी कण हमेशा विलियन में तैरते रहते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है। एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता रहता है, साइटोप्लाज्म। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके किसके आधार पर की गई? आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या के लगातार बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया गया है। 36 पंक्तियों में, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ना।
उसके बाद देखिए किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तब वेग क्या होगा। तो इसका वेग जो होगा क्या होगा, तो वेग शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य हमेशा तेज रहता है और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास तेजी से किया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको विकृत गंधिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भोजन खराब हो जाता है, विकृत गंधिता इसको कहा जाता है, रेंसिटी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहा का। तो यहाँ पर देखिए नरम लोहा दिया गया है। देखिए दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं, दूर दृष्टि, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं स्पष्ट, परंतु नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, नज़दीक को नहीं दिख सकती है, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष है, इसको मायोपिया कहा जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके लिए आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए अवतल लेंस का, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रतिरोध का सूत्र क्या है, B=IR होता है, तो R=V/I हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, V/I। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित किया था। तो ये कार्ल लिनियस ने किया था। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी आपका 16.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, 16.5 यहाँ पर दिया गया है, कहीं कहीं 17 भी आपको मिल जाएगा। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो देखिए, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के पीएच को पुनर्स्थापित करते हैं, पीएच को पुनर्स्थापित करते हैं और रासायनिक उर्वरकों का निरंतर प्रयोग से मृदा का पीएच कम हो जाता है और मृदा अम्लीय हो जाती है। जब 7 से कम पीएच होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा तो क्षारीय होगा। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120/80, 120/80 कहिए आप, ठीक है ना। चलो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक समजात अंग है। समजात अंग क्या है, जिनकी संरचना समान होती है परंतु भिन्न भिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो ये कि समान संरचना, समान संरचना, भिन्न भिन्न कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण इसमें से कौन सा है, बताइए। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जो है इसमें से कौन। तो देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के कटाव का जो प्रमुख कारण है वो आपका जल है, जल हो जाएगा। मृदा का अपरदन का मुख्य रूप से जल के तेज बहाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में है, ध्यान रखिएगा, नैरोबी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, बताइए। तो बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ता है। हाइपोटोनिक घोल में विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में कम होती है, इसीलिए होता है। तो आइसोटोनिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक ऑप्शन सी में दिया गया, हाइपोटोनिक, हाइपर नहीं, हाइपो। चलिए, उसके बाद देखिए, एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, मेडिकल, मेडिकल यहाँ पर है, मेडिकल, ये मेडिसिनल है, यहाँ पर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जड़त्व का ऐसा यूनिट, जड़त्व का कई बार मैंने आपको बता दिया, जड़त्व का ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है। गुणसूत्र में इसमें से मौजूद जो है वो डीएनए, प्रोटीन, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु, ये सब मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणसूत्र बिंदु दिया गया है, गुणसूत्र बिंदु दिया गया है, डीएनए, प्रोटीन, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। तो गुणसूत्र बिंदु यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है, इसमें से तत्व एक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्बल जो है, मार्बल यौगिक है, ब्रोमीन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है और जिंक तत्व है। मार्बल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कान
कवक के उदाहरण है, कान कवक के उदाहरण, तो यीस्ट, टोड स्टूल और पुकुनिया, ये सभी कवक हैं, ठीक है ना, सभी कवक हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी, ठीक है। कान नहीं, यहाँ पर कौन होना चाहिए, सुधार कर लीजिएगा, कौन कवक के उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे, निम्नलिखित में से किस तत्व के बाद में आवर्त सारणी का स्थान मिला? तो यह तत्व आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम का स्थान रिक्त था और जर्मेनियम को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला, तो इसमें से जर्मेनियम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? तो अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है और जल का निर्माण करता है, तो लवण बनाता है और जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, इनमें से कौन धातु है? इसमें से धातु कौन सा है? इसमें से धातु की अगर हम बात करते हैं तो धातु आपका सोडियम है, ठीक है। बाकी देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और आपका जो नाइट्रोजन है ये अधातु है, अधातु नॉन मेटल है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है, तो एक समान त्वरण से गति कर रही है। कैसा? एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गति कर रही है, ठीक है ना, एक समान त्वरण से। उसके बाद देखिएगा कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होती है यह डीसी होती है, ठीक है ना, और जनरेटर से जो होती है वो एसी होती है, तो यहाँ पर आपका डीसी हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की देसी स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है? तो दीर्घ अवधि तक दूध देती है और अल्प अवधि तक दूध देने वाली दोनों प्रकार की नस्लें मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 द्रव हैं ABCD, उनका अपेक्षिक घनत्व भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 1.26, 1, 0.8 और 13.5। एक वस्तु को इन सभी द्रवों को बारी बारी से डुबाया जाता है और इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा, बताइए। तो जिस द्रव का घनत्व कम रहता है उसमें ज़्यादा डूबा रहेगा, तो सबसे कम यहाँ पर 0.8 देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए, और सीधे जो है ठोस जो है बिना द्रव में आए ये गैस में ठोस बदल जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि एमनिया समूह में शामिल होते हैं, एमनियोटा। तो इसमें जो है सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी 3 वर्ग आते हैं, तो यहाँ पर आपका सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो फ्रेंड्स ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए उसके बाद देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और लेटरली उल्टा होता है, तो यहाँ पर आभासी और लेटरली उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेशन कैसा लगा है बताइएगा, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको कवर करवा दूंगा। और पूरा साइंस 2023 में बिहार DLED एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने साइंस के प्रश्नों को कवर करवा दिया।